नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राज शर्मा। आप देख रहे हैं हाईवे नाइट यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की जो कहानी हमें भेजे हैं उनका नाम है राम कुमार राव जी। राव जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतनी सुंदर, इतनी कहानी बढ़िया भेजने के लिए। ये कहानी जो है राव कुमार राव जी के भेजा हुआ है और ये कहानी इनके दादाजी के है। 70 के दशक की बात है ये। तो शुरू करें आज की कहानी। दोस्तों, मेरा नाम राम कुमार राव है। आज ये जो कहानी मैं आपको बता रहा हूँ मेरे दादाजी का है, जिनका नाम बेसणो राव है और हम गंगम जिला उड़ीसा के रहने वाले हैं। और हमारे दादाजी थे वो जवानी का टाइम की ये कहानी है। दादाजी शिकार के बड़े शौकीन थे और उस दशक में हमारे आसपास में जंगल भी अच्छी तरह से फैला हुआ था और उस जंगल में जंगली जानवर भी थे। महेंद्रगिरी पर्वत का एक श्रृंखला हमारे गांव के पास में है, दूर तक फैला हुआ जंगल था। लेकिन अब वो जंगल अब बहुत कम ही बचा है। ये कहानी उसी जंगल की है। उस जंगल में पहले बहुत कुछ ऐसी बातें सुनने को मिलती थी कि गलती से अकेला इंसान उस जंगल में अगर रात में फंस गया तो वहाँ पर एक ऐसा कबीला रात में दिखाई पड़ता था, आदिवासी कबीला। और वो कबीला वास्तव में इंसान तो नहीं थे, वो भूत थे और उस इंसान को अपने कब्जे में कर लेते थे और तरह तरह से यातनाएं देते थे और फिर उनको मार करके खा जाते थे। ऐसा ही कहानी आज भी सुनने को मिलती है। उस टाइम की जो बात है, 70 के दशक की। मेरे दादाजी के कुछ दोस्त आए हुए थे और शिकार करना चाहते थे। जंगल में अधिकतर जंगली सूअरों का अब एक तरह से बोलबाला था और जंगली सूअर का शिकार हमारा दादाजी बड़े आराम से कर लेते थे। उसमें उन्होंने महारत हासिल की थी। कई तरीका था उनके पास में जंगली सूअरों का शिकार करने का। और दोस्त भी तो वही चाहते थे कि दादाजी शिकार करें, शिकार पकड़ें। और इसके बाद रात के टाइम दादाजी के पास एक छोटा ट्रक हुआ करता था और वो ट्रक लेकर के ही जंगल में जाया करते थे। सब रास्ता उनको पता था। जंगल तो रात दिन का उनके लिए बात थी। हर दिशा, हर रोड, हर रास्ता उनको जांचा परखा था और उस जंगल में ना जाने कितनी बार दादाजी ने शिकार कर लिया था। ये कोई नई बात थोड़ी थी। और उस रात भी अपने दो दोस्तों के साथ और तीसरा दादाजी, 3 लोग अपने छोटा ट्रक लेकर के चल पड़े थे। सही जंगल में पहुंच गए जहां पर उनको अपना कैंप लगा लेना था। रात के टाइम अब शिकार किया जाता था जंगली सुकरों का। कैंप भी लग गया था और उनका जो ट्रक था अब जंगल के बाहर कुछ दूरी पर खड़ी थी और वो लोग अब अंदर जंगल में आ चुके थे। कैंप लगा दिया था और फिर सुकरों के पकड़ने के लिए जाल बिछाए जाने लगा, जो हथकंडा होता था उनका शिकार करने के लिए। अब रात गहराती गई, लेकिन उस रात शिकार हाथ में नहीं आ रही थी। अब वो लोग अपना कैंप छोड़ करके आगे और जंगल के बीचों बीच जाने लगे, दादाजी और उनके दोनों दोस्त। और आखिरकार घने बीचों बीच जंगल में पहुंच गए थे, कैंप से भी दूर और अपना ट्रक से भी दूर। और आधी रात से ऊपर का वक्त। दादाजी बताते हैं कि जब हम उस जगह गए ना, तब बड़ा अजीब लग रहा था। वैसे मैं पूरा जंगल छान मारा था। मेरे लिए कोई अजूबा ये जंगल नहीं था। मैं हर एरिए से वाकिफ था। लेकिन उस रात ना जाने क्या हुआ, मुझे बड़ा वो जगह अजीब सी लगने लगी थी। हर तरफ सन्नाटा पसर गया था और फिर अचानक जंगलों में जानवरों की आवाज़
सुनाई देने लगी, तरह तरह की अजीब व गरीब आवाज़। और हम अपने दोस्तों के साथ खुश थे कि चलो हम सही जगह पर आ गए और यहाँ फिर हम सुकरों को पकड़ने का अब काम शुरू करते हैं। लेकिन जैसे हम लोग फंदा जाल जो भी था तैयार किए, लेकिन कोई भी सुकर हमारे जाल में फंस नहीं रही थी। और एक तरह से हम तीनों के तीनों लोग अब निराश हो चुके थे और लगने लगा कि अब हम कोई शिकार कर नहीं पाएंगे। और तभी हमें 3 आंखें घूरती हुई नजर आई, 3 जोड़ी आंखें जो अंधेरे में अब लाल लाल रोशनी से निकाल रहे थे। हमने सोचा कि ज़रूर ये जंगली जानवर है और हम इनको पकड़ लेते हैं। हमारा फंदा जाल सब तैयार था, लेकिन जैसे ही वहाँ पहुँचे ना तो हम डर चुके थे। वो 3 इंसान थे, जंगली कबीला वाले वेशभूषा में, और जिनमें एक जवान हसीन लड़की थी और अपने परिधान में, अपनी वेशभूषा में आंखें अंगारों की तरह दहक रही थी। और रात में ये कर क्या रहे हैं भाई? और इस जगह में तो अब कोई जंगली कबीला रहता भी नहीं था। 70 के दशक में, वो अंग्रेज़ों के ज़माने में कभी उस जंगल में अब इतना बड़ा फैलाव था, अब वहाँ पर कबीला भी रहता था, लेकिन वह सभी कभी का ख़त्म हो चुका है। अब तो कोई जंगली कबीला इस जंगल में रहता ही नहीं था, दादाजी मन में सोच रहे थे। तो आखिर ये तीनों लोग हैं तो कौन है? और इनकी आंखें इस टाइम, रात के टाइम, लाल लाल अंगार की तरह क्यों दहक रही है? और अचानक एक जवान लड़की और 2 जवान पुरुष, हम तीनों लोग को आसानी से काबू में कर लिया। और हम हष्टपुष्ट तीनों के तीनों शिकारी, और हम उनके बंधन में जैसे बंध गए हों। हम निरीह बन चुके थे। उन तीनों ने हमें ज़बरदस्ती पकड़ लिया और हम शोर मचाते रह गए कि हमें छोड़ दो भाई, हम इंसान हैं, हम तो खुद जंगली जानवरों का शिकार करने आए। लेकिन वो लोग हमें छोड़ नहीं रहे थे। हमें तो उन्होंने बांध रखा था एक रस्सी में, और रस्सी देखने में पतली जरूर थी, लेकिन ना जाने उसमें कौन सा जादू बंधा हुआ था कि वो हमसे खुल नहीं रही थी। और तीनों लोग हम उस रस्सी में बंध चुके थे। और फिर वो जवान लड़की मुझे देख करके मुस्कुरा रही थी। दादाजी का कहना है उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कुराहट मुझे दिखाई पड़ रही थी। और तीनों दोस्त हम बहुत परेशान थे। हम समझ गए कि हम घोर संकट में आ चुके हैं। और ये तीनों लोग, अब मुझे लगने लगा था कि ज़रूर हमें मार कर खा जाएंगे। जैसा मैंने पहले सुना था कि इस जंगल में अंग्रेज़ों के टाइम से पहले और बाद में भी यहाँ पर ऐसा होता रहता था। अब नहीं है ये सब, लेकिन ये लोग कहाँ से आ गए? मैं और मेरा दोस्त यही सब सोच समझ करके काँप रहे थे। हम एक दूसरे से बात कर रहे थे, उनको समझाने की कोशिश कर रहे थे कि भाई हम कोई शिकार नहीं है, खुद हम शिकारी हैं और तुम हमें शिकार बना लिए हो। हम उनको कह रहे थे भाई हमें छोड़ दो, हमें जाने दो, लेकिन तीनों लोग हमारी किसी बात का जवाब नहीं दे रहे थे और हमें अब जंगल की तरफ और अंधेरे जंगल की तरफ लेके जा रहे थे। और आखिरकार ऐसी जगह पर हमें लेके पहुँचे जहाँ पर हमें 2 झोपड़ी सी दिख रही थी और वहाँ पर आग भी जल रहा था। अब हम उनका इरादा समझ चुके थे। जैसा मैंने सुना था कि पहले के जंगली लोग अब जिंदे ही इंसान को आग में भून देते थे और फिर उनका मांस स्वाद ले लेके खाते थे। कहीं हम लोग के साथ में ऐसा ना हो। हम रस्सी से अपने आप को तीनों लोग मुक्त कराने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो पतली रस्सी इतनी मजबूत थी कि हम कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। और आखिरकार हम रोने लगे, चिल्लाने लगे, मदद का गुहार लगाने लगे, लेकिन उन पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। हमें एक पेड़ से बांध करके और तीनों लोग दोनों झोपड़ी में चले गए, जिसमें
लड़की तो अकेली झोपड़ी में और दोनों लोग एक झोपड़ी में, और हम पेड़ के पास तीनों लोग आपस में अब एक दूसरे से बात कर रहे थे कि हम लोग इस संकट से कैसे निकले, अब क्या होगा, हम क्या करेंगे, ये जंगली लोग कहाँ से आ गए, इस जंगल में तो होते ही नहीं थे, तो आखिर ये कौन लोग हैं और ये रस्सी इतनी मजबूत कैसे है और कैसे हम इनके जाल में फंस फंस गए हैं, अब हमें क्या करना चाहिए। हम तीनों दोस्त आपस में बात कर रहे थे, दादाजी बता रहे थे, लेकिन कोई हल निकल नहीं पा रहा था और हम मायूस होते जा रहे थे। हमें लगने लगा कि बस थोड़ी देर के बाद में अब सुबह हो जाएगी, और सुबह होते ही लकड़ी चुनने के लिए हमारे गांव से और अन्य गांव से लोग लकड़हारे इस जंगल में आते हैं और हमें देख लेंगे और फिर हमें छुड़ा देंगे। बस एक यही आशा बचा हुआ था, दादाजी बता रहे थे। इसी के सहारे हम अभी तक जिंदा खड़े थे, साबुत खड़े थे कि थोड़ी देर में सुबह हो जाएगी और सब कुछ सही हो जाएगा। लेकिन सुबह हो ही तो नहीं रही थी। लगातार रात वो जैसे ख़त्म ना हो रही हो। वो रात इतनी लंबी थी कि हम तो सोच ही नहीं पा रहे थे, और वही हुआ जिसकी मुझे आशंका थी। वो लड़की अब अपनी झोपड़ी से बाहर निकल गई थी और हमारे पास पहुंच गई। मेरे दोस्तों को घूर घूर करके नीचे से ऊपर तक जैसे तोल रही हो कि इनके शरीर में कितना मांस है, कौन सा अंग को पहले खाएं। मुझे ऐसा ही लग रहा था और मेरे दोनों दोस्त बिल्कुल डरे हुए, बिना आवाज़ किए हुए सूखे पत्ते की तरह कांप रहे थे। और मेरा भी हालत कुछ ऐसा भी था, मेरे दादाजी बता रहे थे। मैं भी उन्हीं की तरह सूखे पत्ते की तरह कांप रहा था। आखिर इस लड़की का इरादा क्या है, ये हमें ऐसा घूर घूर करके क्यों देख रही है। और आखिरकार मेरे दोनों दोस्तों को छोड़ करके वो लड़की अब मेरे पास पहुंच गई। दादाजी कहने लगे, मैं तो बिल्कुल कांप गया था। वो लड़की देखने में बहुत ही हसीन थी। लग नहीं पा रहा था कि वो जंगली लड़की है। गोरी चिट्ठी, बस उसकी आंखें सुर्ख हुई पड़ी थी। कम कपड़े पहन रखे थे जैसा पहनावा था, लेकिन खूबसूरत लग रही थी। और हमारे पास पहुंची तो मैं तो काफ़ी बेचैन हो चुका था। मैं उससे मिन्नतें करने लगा कि मैडम जी, आप हमें छोड़ दीजिए, हम तो खुद जंगल में सुकर के शिकार करने आए थे, आपने मुझे गलती से पकड़ लिया, हमें आप छोड़ दीजिए, हमें अपने घर जाना है। और देखिए कुछ देर में सुबह भी हो जाएगी और फिर लकड़हारे भी आ जाएंगे। आप लोग को देख करके ना जाने क्या सोचें। आप लोग अब इस जंगल में तो रहते नहीं थे, तो कहाँ से आए। मैं लड़की से ना जाने कितनी सवाल पूछने लगा था, दादाजी बता रहे थे, लेकिन लड़की को जैसे भाषा समझ में नहीं आ रहा था और वो कोई जवाब नहीं दे रही थी, बस मेरे चेहरे पर देख करके मुस्कुरा रही थी। अब मैं उसका इरादा धीरे धीरे समझने लगा कि इसके मन में मेरे प्रति क्या विचार चल रहा था। मैं उसका विचार ही सुन करके कांप गया था। अब मैं सोचने लगा कि इसके चंगुल से कैसे छूटा जाए। मुझे कोई न कोई ऐसा चाल चलना पड़ेगा और तभी हम दोनों दोस्त इसके चंगुल से छूट पाएंगे। और आखिरकार लड़की जो चाहती थी मैं करने के लिए तैयार हो गया था। मैं उसकी हर बात मानने को तैयार था। अब उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान दौड़ रही थी और तब उसने मेरा उस रस्सी से हाथ खोल दिया था। मेरे हाथ में इतना दाग पड़ चुके थे, गहरा निशान पड़ चुका था। मैं अपने हाथ को सहलाता रहा काफ़ी देर तक और दोस्त मेरी तरफ देख रहे थे। मैं उनको आंखों आंखों में इशारा किया कि तुम लोग बस देखते रहो, कुछ बोलना मत। अब फिर वो लड़की मुझे झोपड़ी में ले करके आई। मैं उसका इरादा तो पहले ही समझ चुका था। अब मुझे क्या करना था सब पता था। मैं अपने दोस्तों को इशारा कर दिया था। जो रस्सी मेरे हाथ में बंधी थी ना, अब वही रस्सी मेरे दोस्तों के हाथ में थी। अब वो रस्सी लूज हो चुकी थी और दोस्त मेरा इशारा समझ गए थे कि अब क्या करना है।
अब वही हुआ, वो लड़की अब मुझसे ज़बरदस्ती प्यार करने की कोशिश करने लगी। मैं थोड़ी देर तक ज़रूर उसकी इस चीज़ को बर्दाश्त कर रहा था, लेकिन जैसे ही मेरे दोस्त की सिट्टी सुनाई पड़ी ना, जो इशारा था कि काम हो चुका है, हाँ, मैं उस जंगली लड़की को धकेल करके उस झोपड़ी से बाहर दौड़ पड़ा। अब फिर हम दोनों दोस्त और मैं एक दिशा की तरफ दौड़ पड़े थे, और वो भी तेजी से। हम रुक नहीं रहे थे, पीछे मुड़ नहीं रहे थे। हमारा इरादा इस झोपड़ी से दूर भाग जाना था, और वही हम कर रहे थे। तीनों दौड़ते दौड़ते हमें लग रहा था कि हम जंगल के आखिरी सिरे तक पहुंच गए। लेकिन ना तो रात खत्म हो रही थी, ना वो जंगल खत्म हो रहा था। जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, लग रहा था कि जंगल और बढ़ता जा रहा है, और बढ़ता जा रहा है। हम जंगल से बाहर निकल ही नहीं पा रहे। तो ये क्या हो रहा भाई? अब हम एक तरह से सब कुछ दिशा भूल चुके थे। हमें कहाँ जाना है, हमारा गांव कहाँ पर है, हमारा कैंप कहाँ पर है, मेरी जो ट्रक खड़ी है वो कहाँ है, कुछ भी आइडिया नहीं है। बस जिधर हमें जी चाहता, अब तीनों आपस में हाथ जोड़े हुए अब भागते रहते, भागते रहते। हमें डर था कि बस वो जंगली औरत हमारी ज़रूर पीछा कर रही होगी। इस बार अगर उन्होंने मुझे पकड़ लिया तो सबसे पहले तो मुझे खा जाएगी, मुझे तो ज़रूर बख्शेगी नहीं। ये मैं ऐसे वक्त में उसको धोखा दे के भागा था जिसकी वो कल्पना भी नहीं कर सकती थी, और वो बहुत गुस्से में थी। यही मन में विचार लिए हुए डरा हुआ मैं अपने दोनों दोस्तों के साथ जंगल पार करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जंगल कहाँ ख़त्म हो रहा है, जिधर जाते उधर जंगल ही जंगल, कहीं पर बाहर निकलने का रास्ता तक नहीं था। और रात बिल्कुल ख़त्म नहीं हो रही थी, लग रहा था कि आधी रात हुई पड़ी है। आसमान में तारे बस टिमटिमा रहे हैं। जहाँ पर थोड़ा सा खुला एरिया होता, हम आसमान की तरफ देखने लगते कि अब तक सुबह हो जाना चाहिए, अभी तक सुबह क्यों नहीं हुआ। लेकिन सुबह तो होनी ही नहीं थी। ऐसे हम चक्रव्यूह में फंसे हुए थे जिसका कोई अंत था ही नहीं, और हम उसी चक्रव्यूह में तीनों के तीनों लोग को मरना लिखा था। हम ऐसे ही जाल में फंसे हुए थे, और हम बहुत कोशिश कर रहे थे। हम एक ऐसे आयाम में पहुंच गए थे जिसको दूसरी दुनिया कहा जाता है। हम अपनी वाली दुनिया में थे ही नहीं, हम एक नए दुनिया में आ चुके थे, और उस दुनिया में शायद सूरज निकलता ही नहीं था। और तभी तो इतना टाइम बीत चुका था और सूरज का कोई अता पता था ही नहीं, और वो जंगल ख़त्म होने का नाम ही नहीं दे रहा था। हम प्यासे, मुंह पर छाले पड़े हुए, और हम पानी की तलाश करने लगे थे कि कहीं पर पानी मिले तो हम लोग अपने कंठ को थोड़ा सा जल ग्रहण कराए। और वही ढूंढते ढूंढते आखिरकार एक गुफा हमें दिखाई दिया, और वहाँ पर हमें पानी भी नज़र आ चुका था, जो ऊपर पहाड़ों से रिस करके आ रहा था। और सबसे सुरक्षित स्थान हमें वही लगा था कि हम इस गुफा में रह भी सकते हैं और पानी का साधन भी है। अब हम कुछ दिन तक तो ज़रूर जीवित रह सकते हैं, जब तक हमें कोई ढूंढता हुआ ना आ जाए। और वही हुआ, हम उस जगह पर पानी से प्यास भी बुझाए, और इसके बाद हम तीनों दोस्त उसी गुफा में जा गिरे थे। और इसके बाद हम लोग इतने थके हुए थे कि कब नींद आ गई और पता ही नहीं चला। और इधर गांव में हम आते हैं, दादाजी बताते हैं कि जो हमारी पत्नी थी ना, वो पूजा पाठ करने वाली महिला थी, और सबसे बड़ी काली माँ की भक्त थी। काली माँ पर बहुत ही विश्वास था, और मयूरी माता जी वहाँ पर फेमस हैं, पूजी जाती हैं, उन पर बहुत ही विश्वास करती थी। अब जब 2 दिन हो गए ना, हम लोग जंगल से लौटे नहीं, तब दादाजी कहने लगी मेरी पत्नी को चिंता हुई, क्योंकि इतना वक्त तो जंगल में हमें लग ही जाता था, 1 दिन 2 दिन जरूर लग जाता था।
इसके बाद हम ट्रक भर करके जंगली सुअर को लाते थे, इसीलिए तो ट्रक का इस्तेमाल करते थे। लेकिन जब 2 दिन बीत गया ना, आज जब हम घर नहीं लौटे, तब मेरी पत्नी को चिंता होने लगा कि आखिर तीनों के तीनों लोग कहाँ रह गए। इसके बाद जो मेरी पत्नी थी, अब काली माँ के आगे पूजा करने बैठ गई। उनको मन में संदेह हुआ, जैसे काली माँ ने बताया हो कि तेरे पति और तेरे पति का दोस्त बहुत बड़ा खतरे में है, उनको बचा ले। तब मेरी पत्नी गांव के लोग को, और हमारा घर का कुनबा भी तो बहुत बड़ा था। अब उस टाइम में जो हमारी हवेली थी, कम से कम उस घर में 100 लोग तो रहते ही होंगे। बहुत बड़ा कुनबा था हमारा, और हमारे घर के लोग, पड़ोसी भी अब हमारी पत्नी ने ढूंढने के लिए भेजा। अब रात के टाइम, शाम के टाइम वो लोग निकले थे। पूरा दिन भर इंतज़ार करने के बाद 2 दिन के बाद हाथों में टॉर्च लिए हुए, लालटेन लिए हुए, डंडा हथियार लेकर के, और पूरी रात जंगल में ढूंढते रहे। ट्रक मिल गया, कैंप में मिल गया, लेकिन ना मिला तो मैं और मेरा दोस्त रात भर जंगल में सर्च करते रहे हर जगह पर, लेकिन हमारा कोई नामो निशान नहीं मिला। आखिरकार अब रात ज़्यादा हो गई थी और तब वो लोग लौट आए थे, और मेरी पत्नी को बताया गया कि हम लोग बहुत पूरा जंगल को छान मारा, लेकिन वो लोग कहीं नहीं दिखाई दिए। अब मेरी पत्नी जो काली माँ की भक्त थी, रोने लगी, माँ को याद करने लगी कि आप मेरे पति को, उनके दोस्तों को जीवन बचाइए, वो लोग कहाँ हैं। और पूजा पाठ मेरी पत्नी स्टार्ट कर दिया था। काली माँ पर श्रद्धा था, और इस तरह करते करते रात गुजर चुकी थी। सुबह हमें फिर वही लोग जो रात को ढूंढने गए थे, वो फिर टोली निकल पड़ी थी, पूरी अपनी तैयारी के साथ में। ट्रक के पास से उसी जगह पर गए, कैंप भी नज़र आ गया, और उसके बाद वो लोग ढूंढते रहे। और अभी भी कुछ भी पता नहीं चल रहा था कि हम लोग कहाँ पर हैं। वो लोग 2 रात 2 दिन तक ढूंढते ढूंढते थक चुके थे, लेकिन हम लोग का कोई सुराग नहीं मिल पा रहा था। तो क्या हम लोग ऐसी दुनिया में आ चुके थे जहाँ से वापस लौटना नामुमकिन था? मुझे तो ऐसा ही लग रहा था। तो दोस्तों, ये कहानी थोड़ी लंबी है, इसका अगला पार्ट मैं लेकर के कल ही आऊँगा। ज़रूर ये कहानी आपको अच्छी लग रही होगी। ये कहानी ऐसी है ही जो एक बार सुन लेना चाहेगा कि पूरा पार्ट ख़त्म कर लूँ, लेकिन कहानी थोड़ी लंबी दोस्तों, इसलिए माफ़ी चाहता हूँ। कल इसी टाइम इसी चैनल पर ये कहानी आएगी। आप लोग तैयार रहिएगा इस कहानी को सुनने के लिए। आप दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी आप उतना ही प्यार दीजिए ना, और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आप फिर मिलते हैं इसी कहानी के साथ में कल। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।